हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम झकास। चलिए भाई, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे हिंदी मीडियम का नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। इसके पहले मैं आपको आवेश एंड आवेश के गुण क्या होते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और कैसे कैसे आवेश में चार्जिंग की मेथड्स क्या होती है, आवेशन की विधियाँ क्या क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। कि भाई अगर चार्ज पड़ा तो चार्ज के अबाउट मैंने आपको चीज़ बताई थी क्या, कि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दो टाइप के बल लगते हैं, लेकिन मास में क्या होता है, केवल आकर्षण का ही बल लगता है। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दो बलों के बीच में बात करेंगे। उस बल का वैल्यू कितना होगा, या क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, इसके बारे में। वैसे बल के बारे में आप पढ़ चुके हैं मात्रा के विमाओं में कि बल कैसी राशि एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो उसमें दिशा होगी। तो यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड में क्या क्या टर्म्स आती है उसके बारे में, और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है उन सबके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या, कूलॉम का नियम, ठीक है ना। बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले समझते हैं हम कूलॉम का नियम क्या होता है। कि सपोज ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई दो चार्जेस ले लिए, ठीक है ना। ऐसे कोई दो चार्जेस ले लिए, दैट इज़ Q1 एंड Q2। इन दोनों आवेशों को क्या कर दिया, कुछ दूरी के ऊपर मैंने रख दिया। वो दूरी मैंने मान ली कितनी, R, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ कि इनके बीच में जो बल होता है, अभी हमें नहीं पता है कि ये धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। अभी मैंने ले लिया कि दोनों धनात्मक है या फिर दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब F ही समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ पर। और सेकेंड टर्म क्या आएगी कि F जो होता है वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा था। इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती कोई चीज़ आती है तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट हो गए, F प्रोपोर्शनल टू F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/r² के। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब यहाँ पर समानुपाती का अगर चिन्ह हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला क्या हो गया, एक तरह से बल हो गया कि A और B के ऊपर जो Q1 और Q2 आवेश है तो उनके ऊपर कितना बल लगेगा, उसका ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। ये क्या हो गया, बल का परिमाण कि उन दोनों आवेशों के बीच में इतने अमाउंट का बल हमारे पास लगेगा। अब यहाँ पर जो K आया है, ये जो K आया ना, इस K को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतांक बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत नियतांक। तो नीचे लिखिएगा जहाँ K क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत नियतांक है। अब ये नियतांक है तो इसका कुछ मान होगा। क्या मान होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। इधर एक सेकंड है ना, कहाँ गई PDF, ये रही, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट आप सिंपल सा यहाँ PDF के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा, दो स्थिर, कैसे आवेश है, दो स्थिर और बिंदु आवेश। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। वैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, एक स्थिर अवस्था में बात करेंगे। तो दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी जो हम बात करेंगे वो हमेशा बिंदु आवेश के बीच में बात करेंगे। Q1 और Q2 एक दूसरे से यदि R दूरी पर स्थित है तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये स्टेटमेंट हमने लिखा था यहाँ पर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन में Q2 बाई R², ठीक है।
चलिए यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में लिख के आपको बताता हूँ कि आप कूलाम का नियम क्या लिखेंगे। किन्हीं दो आवेशों के बीच में, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, उन दोनों लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी भी थी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। और ये टर्म मैंने आपको यहाँ पर बैक साइड में समझाई है, ठीक है ना। ये सारी बात हमने यहाँ पर डिटेल में कर ली है। चलिए यहाँ पर इस के बारे में बात करता हूँ मैं। तो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दिया, ये स्टेटमेंट पूरा याद रखिएगा। अभी जो के होता है, इस के को हमने क्या बोलता है, स्थिर विद्युत नियतांक, और इसका वैल्यू होता है, याद रखिएगा, इसको लिखेंगे 1/4πε0। क्या लिखेंगे, 1/4πε0। इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट मैंने मात्रक एवं विमाव वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मुझे के का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। के का क्या निकालना है, यूनिट निकालना। तो यहाँ से मात्रक निकालना है, मतलब तो फॉर्मूला क्या आ गया, F बराबर के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब मुझे के चाहिए, क्या चाहिए, ये के चाहिए ना। तो क्या करूँ, बाकी टर्म्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में क्या रख लूँ, के। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा F/R स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, F इंटू R स्क्वायर बटा Q1 Q2। अब यहाँ से यूनिट हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, कैसे, बड़ा इजी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसकी क्या होती है, रेडियस की मीटर स्क्वायर, और चार्ज क्या यूनिट क्या होती है, मतलब चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो इस के का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखूँ, 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ये के के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है ना। के क्या नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4πε0। वैसे यहाँ पर ε0 εr भी होता है। εr हमने पहले ही बात करी है कि εr का क्या होता है, वायु या निर्वात में जो परावैद्युतांक होता है उसका वैल्यू होता है 1। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो यहाँ पर εr की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मेरे पास 1 है ना, कितनी है, 1 है। तो 1 रखूँगा तो इसका के का मान कितना आ गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, एक तो हो गया 9 × 10⁹ है ना, 10⁹ Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। एक फार्मूला था हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया। अगर मैं इसी की जगह क्या रख दूँ, वो वैल्यू रख दूँ, क्या, 1/4πε0 εr, एंड यहाँ पर क्या रख दूँ, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना, ε0 जो होता है इसको बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक।
क्या बोलते हैं, वायु अनिर्वात का पराविद्युतांक। और इसका वैल्यू भी याद रखना, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जनरली के का क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है ना, के का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ हमारे पास हो गई, इसका वैल्यू याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन 0 का। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन आ रहा है ये क्या, किसी माध्यम का पराविद्युतांक है, किसका, माध्यम का। तो यहाँ वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, वायु या निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए और बात करते हैं आगे, इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करूं अगर मैं, तो देखिए यहाँ से विमीय सूत्र के बारे में बात करते हैं। विमीय सूत्र किसके बात करेंगे, एक तो के का तथा एप्सिलॉन 0 का। तो के का क्या आ जाएगा भाई, के का फॉर्मूला लिख लें पहले, मात्रक क्या होता है के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं। न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, ये बल का मात्रक है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL⁻² इंटू L की पावर 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसका होता है, दूरी का, तो दूरी का क्या हो जाएगा हमारे पास, m की पावर 2, है ना, क्या हो जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगा, तो L की पावर 2 हो गया। और ये कितना हो गया, 80 का वर्ग। जब इसका आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा mL3 t की पावर -4 a की पावर -2। तो ये विमीय सूत्र किसका आ गया मेरे पास, k का। और k का व्युत्क्रम क्या होता है, एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा कर दूँ, जो प्लस जो धन के उसको ऋण कर दो और जो ऋण का है उसको धन कर दूँ। तो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये विमीय सूत्र किसका हो जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन 0 का। क्लियर है। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए ये सारे पूरा आर्टिकल एक बार नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट में बात करने वाला हो किसके बारे में, इसके सदिश रूप में। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर आकर्षण का बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है Q1 और ये लिखा मेरे पास Q2। अगर इन दोनों के बीच में दोनों धनात्मक है तो यहाँ पर अगर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो यहाँ पर 1 वाला 2 पर लगा रहा है, तो F2 ड्यू टू 1, और 1 पर किसके द्वारा लग रहा है, 2 के कारण, तो F1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है, ये 2 पर कौन लगा रहा है, 1 वाला लगा रहा है, और 1 पर कौन लगा रहा है, 2 वाला लगा रहा है। दोनों आपस में अगर धनात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। ये वाला 1 वाला 2 को उधर धकेलेगा और 2 वाला भी 1 को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, दोनों प्रतिकर्षण, तो दोनों की दिशाएं देखिए एक दूसरे क्या हो गई, विपरीत हो गई। अगर यहाँ पर एक दूसरे के क्या होता है, आकर्षण का बल लगता, ये कौन सा लगा दोनों में, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगा भाई, ये प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों के बीच में क्या हो गया, आकर्षण का बल लगे Q1 और Q2, मतलब एक धन आ जाए और एक ऋण आ जाए, तो यहाँ पर एक आकर्षण का बल इधर लग रहा है और एक आकर्षण का बल इधर लग रहा है। इसको बोला 1 कौन आकर्षित कर रहा है, 2, और यहाँ पर क्या हो गया, F2 1। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी अभी मैं क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, है ना। बेसिकली इसका सिस्टम कैसा होगा, कुछ इस टाइप से मैं बना के आपको बताता हूँ कि R की वैल्यू कैसे हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2 एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर एक आवेश रखा है Q1 और यहाँ पर आवेश रखा है क्या, Q2, ठीक है। ये कितना रखा, Q2, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, इसको बोल दिया R1 और इसको क्या बोल दिया R2। रिलेटिव में ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये यहाँ से अगर इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, मतलब बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ अगर लग रहा है, ठीक है ना, बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ऐसा बल लग रहा है ना, ये बहुत दिखेगा नहीं कलर ये। और ये अगर ये वाला अगर लगा रहा है तो इसके ऊपर बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ कितना, F21, और ये कितना हो गया, F12, ठीक है ना। इसको मैं जनरली किसी फ्रेम में मैं समझा दिया आपको, है ना। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये फ्रेम लेकर इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनली वेक्टर फॉर्म आता है वो क्या होता है, वो बात करते हैं। ये होता है आकर्षण, है ना। 1 वाला 2 को अपनी तरफ क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये हो गया आकर्षण का बल। यहाँ पर जो बल का मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई,
वो आ जाएगा F12 अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा K, ठीक है ना, आवेश की राशि एक अदिश राशि है तो Q1 Q2 बटे R, यहाँ पर आएगा 2 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगी उसकी दिशा 2 1 का केप। अगर यहाँ पर आपने क्या लिखा है, ऊपर 1 2 लिखा है, तो वह परिणाम क्या आ जाएगा 2 से 1 की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 से कहाँ जाएगा 1 की तरफ जाएगा, है ना, यहाँ से इधर जा रहा है। तो ये क्या बल तो आया 1 2 पर डिस्प्लेसमेंट 2 से कहाँ हो रहा है 1 की तरफ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा R 2 1, ठीक है ना, इसका होगा स्क्वायर। और यहाँ पर जो टर्म लिखी ना इसको लिखा मैंने क्या R 2 1 के ऊपर केप। केप का मतलब क्या होता है, यह एक इकाई सदिश है जो क्या करता है किसी भी सदिश की क्या करता है दिशा को प्रदर्शित करता है। तो एक नियम तो ये हो गया। वैसे अगर मैं F21 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, K Q1 Q2 बटा R12, यहाँ क्या आएगा 1 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा R12 की केप, क्या आ जाएगा R12 का केप आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म जो है याद रखिएगा, ये मैंने क्या निकाल दिया 1 2 निकाल दिया। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे की होगी अपोजिट। अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो एक दूसरे की और है, या फिर यहाँ बात करूँ तो एक दूसरे से क्या हो रहा है दूर हो रहे हैं। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है हमें क्या, कि यहाँ पर जो F12 होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा F21 होगा, मतलब दोनों क्या होंगे सदिश रूप में तो एक दूसरे के बराबर कतई नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन परिमाण देखिए यहाँ पर इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा परिमाण में। अगर मैं परिमाण में बात करूं, किस में बात करूं भाई, परिमाण में क्या हो रहा है, तो परिमाण में कितना हो जाएगा F12 का परिमाण बराबर F21 का परिमाण। तो परिमाण में एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर मुझे दिशा में यहाँ पर बराबर लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि F12 और यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा दूँ F21, ये बेसिकली सही है, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो 1 2 है वो 2 1 का क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत होने की वजह से उसमें क्या लगा सकते हैं, मैं नेगेटिव लगा सकता हूँ। क्लियर है। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखना, दिशा में दोनों बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। और परिमाण में क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो परिमाण में इसको क्या लिखूँगा, F12 का जो परिमाण होता है वो F21 के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। चलिए ये सारी बेसिक बातें, इसका सदिश रूप भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखिएगा, उसको भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। फिर आते हैं वापस हमारी PDF के ऊपर। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, A फैक्टर इक्वल टू K, यहाँ पर हो गया Q1 Q2 बटे, ये मैंने R मान लिया, R12 ना लिख के क्या लिख दिया, केवल R लिख दिया, तो R का स्क्वायर इंटू R के ऊपर केप। एक तो इसका ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया। दूसरा A फैक्टर इक्वल टू R केप। R केप क्या होता है, इकाई सदिश है। क्या है भाई, R के मेरे पास एक इकाई सदिश है, तो इस इकाई सदिश का मान कितना होता है, R केप को लिख सकता हूँ मैं R सदिश बटे R सदिश का परिमाण। क्या लिख सकता हूँ, R सदिश बटे R सदिश का परिमाण। बात क्लियर है ना। ये हमने किस में बात कर चुके हैं, सदिश और अदिश में सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई आप लोगों ने सदिश सदिश को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा और सारी कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर R सदिश कितना आ जाएगा, सॉरी R केप क्या होगा, ये अपने पास R केप, R सदिश बटे R सदिश का परिमाण। ये वैल्यू को यहाँ चिपका दो, तो K Q1 Q2 बटे R का क्यूब हो जाएगा। क्या भाई, कितना हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना मैं, ये R का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R सदिश आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जनरली यहाँ पर R केप का मान यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो एक फॉर्म इसका ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक की सारी बेसिक चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। चलिए आते हैं हमारी PDF में क्या दे रखा है, कुछ और स्पेशल दे रखा है क्या। देखिए यहाँ पर सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया। सदिश सदिश रूप में भी उसने लिखा है पूरा कंप्लीटली। मैग्नीट्यूड की भी मैंने बात कर ली थी, क्या कि F इक्वल टू कितना आता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K को क्या बोलते हैं, एक समानुपाती नियतांक, और इसको आगे क्या बोलेंगे हम, स्थिर विद्युत नियतांक बोलेंगे। क्लियर है। ये अगर दोनों धन है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहा है और ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है दोनों पे। यहाँ पर 1 on 2, एक के द्वारा 2 पर बल, और यहाँ पर 2 on 1, 2 की वजह से किस पे बल, 1 पर बल। वैसे यहाँ पर 2 on 1, तो 2 के कारण 1 पर, और यहाँ पर 1 on 2 मतलब 1 के कारण 2 पर बल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए K के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। K क्या बोलता है यहाँ पर,
के समानुपाती नियतांक है जिसका सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1। याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना। मैंने आपको जो बताया वो किसमें बताया, एसआई पद्धति में। सीजीएस में के का मान कितना होता है 1। और अगर एसआई में पूछा जाए तो यही बताया था 1/4πε0। यहाँ पर जनरली एप्सिलॉन आर भी आता है ना, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया कितना होता है 1। ये किसी माध्यम के लिए, यहाँ पर माध्यम क्या, हवा या निर्वात है, तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है 1। तो हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स मैंने आपको सारी समझा दी इधर। देखिए भाई ये इसका परिमाण आ गया। ठीक है, तो ये आ गया एफ का मान यहाँ पर रखने पर। ठीक है, यहाँ पर 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कहाँ पर, मात्रक एवं विभव में। मैंने बताया था सिस्टम को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है पूरा वाला। ठीक है ना, मात्रक एवं विभव में ये एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम कैसे परिवर्तित करते हैं किसी भी राशि के, है ना, किसी भौतिक राशि की एक पद्धति को दूसरी पद्धति से कैसे परिवर्तित करते हैं, तो ये बात आप वहाँ पर देख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 अभी बताया था वायु की क्या होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, या फिर इसको क्या बोलते हैं पराविद्युतांक, मतलब इसको विद्युतशीलता बोलेंगे। वहाँ पर मैंने पराविद्युतांक लिख दिया है, उसको क्या बोलते हैं निर्वात या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। याद रखिएगा हिंदी में ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको बोलते हैं। इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 ये, या फिर इसको फैरड पर मीटर भी बोल सकते हैं। इसकी एक और बीमारी हो सकती है क्या, फैरड पर मीटर। याद रखिएगा ये डायमेंशनल फार्मूला की हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए भाई ये सदिश रूप के बारे में अभी समझाया था मैंने। दोनों फॉर्म सदिश के मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, एक ये वाला भी बता दिया है, सॉरी ये वाला फॉर्म भी मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, और ये वाला भी बता दिया है ना। ठीक है, दोनों परिमाण में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, और परिमाण में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट लिखा है क्या, कि माध्यम का प्रभाव। अगर हमने इसके बीच में कोई परावैद्युतांक रख दिया, माध्यम का प्रभाव, ठीक है ना, कुछ भी रख दिया, जैसे Q1 और Q2, इसके बीच में ये दिख रहा ना, ये माध्यम रख दिया, जिसका परावैद्युतांक कितना, ये K क्या है, परावैद्युतांक कितना दे रखा है K। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, जो नया फॉर्मूला आता है, देखिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F बराबर K, ये K जो है ये वाला K अलग है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये पहले था जब माध्यम नहीं था, जब वायु या निर्वात था, लेकिन उसके बीच में माध्यम मैंने रख दिया, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला कितना हो जाएगा, F बराबर ये हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 × K। ये K याद रखना, K का, इस वाले K का मतलब 1/4πε0 कतई नहीं है, इसका मतलब होता है ये परावैद्युतांक जो माध्यम रखा है उसका K है ना, उसका परावैद्युतांक है। और ये कितना हो गया Q1/Q2, और ये हो गया R का स्क्वायर। जब मैं इस वाले के बटे में इसको इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड दे दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास K माध्यम बराबर कितना हो गया, F वायु बटा K हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स होता है परावैद्युतांक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब परावैद्युतांक का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब फील मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने दो चुंबक लिए है ना, दो चुंबक लिए, इन दोनों चुंबक के बीच में कोई बॉक्स रख दिया इस टाइप से ना, और तो वो बॉक्स किसका काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है ना, आप चुंबक की जगह आप किसको ले लीजिए, आवेश को ले लिए, तो दो ऐसे आवेश से आवेश के बीच में कोई माध्यम रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, कोई ऐसा माध्यम रख दिया, तो माध्यम के केस में क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो K का मान कितना हो गया, यहाँ पर एप्सिलॉन 0, ये अभी ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 × K, ये या तो इसको ये बोलते हैं हम किसी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की कुल विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन R × एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन R जिसे अभी हमने क्या रखा था, जो माध्यम रखा था उसको K रख दिया था, परावैद्युतांक कितना था K, तो ये K रखा इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तो हर जगह फिक्स है ना, निर्वात या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता यहाँ पर फिक्स है 8.85 × 10⁻12, तो ये तो हर जगह अपने को लगाना है, जहाँ पर आवेश की बात हो रही है वहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी। क्लियर है, तो अगर इनके बीच में माध्यम रख दिया जाए और ऊपर वाला रखा तो दिया आएगा, लेकिन अगर माध्यम को क्या कहते हैं छोटा कर दिया, अब इसके बीच में यहाँ पर कुछ गैप आ गई, यहाँ पर भी क्या गई गैप आ गई, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहेगी ये बची गैप के बीच में, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R - T + T√K, ये यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैंने कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया छोटा सा, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, जिसका डिस्टेंस मैंने मान ली कोई T मान ली, या जो भी यहाँ पे दे रखा,
ठीक है ना, टी इसकी थिकनेस मान ली, तो उस कंडीशन से यहाँ पर आर माइनस टी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर माइनस टी, और ये कितना हो जाएगा आर अंडर टी अंडर रूट के हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर पराविद्युतांक मान ऐसा रखा हुआ है तो उस कंडीशन में जो दोनों के बीच में बल लगेगा वो बल कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, सॉरी क्यू वन क्यू टू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और आर की जगह पूरी वैल्यू आएगी। ये पूरी वैल्यू अभी याद रखिएगा, आगे मैं आपको चैप्टर में और भी डिस्कस करूँगा जब परावैद्युत माध्यम को और डिटेल में आपको बताऊँगा। तो अभी अगर इसके बीच में रखा है तो उसकी थिकनेस अगर कम हो गई या उसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई और दोनों आवेश के बीच में लगने वाला जो दूरी है वो दोनों आर दूरी पर रखें, तो उस स्थिति में जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखिए क्या चीज़, अध्यारोपण का सिद्धांत। बड़े काम का है अध्यारोपण का सिद्धांत। बेसिकली अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए 4-5 दोस्त थे और उसके बीच में एक छोटा बच्चा आ गया, या 5 दोस्त थे और पाँचों में से क्या हो रहे हैं, 4 दोस्त एक दोस्त को क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। तो वैसी कहानी है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज मैंने ले लिया Q1, क्या ले लिया Q1, और इसकी तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे रख दिए। ये रखा मैंने Q2, ये रखा Q3, ये रखा Q4 और ये रखा Q5 और ये रखा Q6, है ना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा और इसकी तरफ ये पांचों लोग खड़े हुए हैं और पांचों क्या कर रहे हैं, इसको एक एक थप्पड़ मार रहे हैं। तो नेट थप्पड़ों की संख्या इस पर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही मान के चलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर इधर लगा रहा है, ये वाला भी फोर्स इसके ऊपर इधर लगा रहा है, ये वाला फोर्स भी इसके ऊपर इधर लगा रहा है, ये फोर्स इसके ऊपर इधर लगा रहा है और ये फोर्स इसके ऊपर क्या लगा रहा है, इधर लगा रहा है। तो इस Q1 के ऊपर क्या करें, Q2 Q3 Q4 और Q5 और Q6 सभी मिलकर क्या करें, एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं। तो इस Q1 के ऊपर लगने वाला नेट जो फोर्स होगा उस फोर्स को क्या करता हूँ, वेक्टरली हम क्या कर लें, ऐड कर लें। क्या कर लें, वेक्टरली ऐड कर लें। मतलब क्या करूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ नेट, है ना। एल्जेब्रिक सम करना है भाई, 2 की वजह से लग रहा है तो ये कितना हो गया मेरे पास, मैंने उसको F1 नाम दे दिया, फिर मैंने दिया F2 नाम दे दिया, फिर F3 नाम दे दिया, फिर क्या दे दिया, F4 नाम दे दिया, और नेक्स्ट क्या दे दिया, F5 दे दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 फोर्सेस हो गए, इन पाँचों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा K, ये हो जाएगा क्या, Q1 Q2 बटे डिस्टेंस सभी की मैं अलग अलग मान लेता हूँ। इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, ये R3 हो गया, R4 हो गया और ये R5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, R5 हो गया। अरे ठीक है ना, ये R5 हो गया। तो K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 का स्क्वायर प्लस K, ये हो जाएगा Q2, सॉरी Q2 तो आ गया मेरे पास, Q3 आ जाएगा Q1 Q3, है ना, बटे कितना आ जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q4 बटे R3 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, R3। वैसे कितना हो जाएगा, K Q1 Q5 बटे R4 का स्क्वायर प्लस K, ये हो जाएगा Q1 Q6 बटे R5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल लिया, एफ नेट निकाल लिया। तो ये कहलाता है मेरे पास क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब किसी भी एक आवेश के ऊपर उसके सराउंडेड जितने भी आवेश है, मतलब उसके वातावरण में जितने भी आवेश है, वो सभी मिलकर अगर उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो उन सारे बलों को क्या करता हूँ, वेक्टरली में ऐड कर देता हूँ। ये लिखा मैंने, वेक्टरली ऐड कैसे करेंगे ना, सारे बलों को मैंने ऐसे लिख दिया सदिश के रूप में ना, F1 F2 F3 F4 F5 F6 सभी को जोड़ दिया। मुझे नहीं पता इनकी क्या दिशाएं, है ना, पर मैंने इसको सदिश रूप में क्या कर दिया, जोड़ दिया और जोड़कर सारा की वैल्यू नीचे रख ली। तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा हमारे पास, ये फंडा याद रखना है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है यहाँ पर, है ना। वही चीज़ मैंने आपको जो समझाई थी वो यहाँ पर दे रखी है कि बीच में एक आवेश है Q और उसकी तरफ Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे N तक ले रखे हो ना, सभी का डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 डॉट 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 Rn तक ले रखिए। तो इन सबको क्या कर ले, ऐड कर दीजिए। स्टेटमेंट क्या लिखा ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश, कौन सा आवेश, ये Q आवेश है ना,
पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के सदिश योग, याद रखना मैंने अभी आपको बताया वेक्टर एडिशन हम करेंगे, वेक्टर के अकॉर्डिंग इन सबको जोड़ देंगे तो सदिश के योग के तुल्य होता है। सदिश के योग के तुल्य मतलब क्या है, ये नीचे लिखा है इन्होंने, जिसकी अभी हमने बात करी थी ये कि यहाँ पर क्या करा एफ नेट इक्वल टू F1 F2 F3 ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से सभी को क्या वेक्टरली ऐड कर दिया। अब दो बलों के बीच का दो बलों के परिमाणी बल, अभी जो परिणामी बल की बात हो रही है इसके बारे में मैं सदिश से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि कोई भी दो सदिश किसी अलग अलग एंगल पर है, इस टाइप से अलग अलग कोण पर है, इस टाइप से ना अलग अलग कोण पे, तो इनका जो परिणामी आएगा वो कहीं बीच में आएगा या परिणामी जो कोण आएगा उसका कितना मान होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो कितना उसका वैल्यू रहेगा और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, ये फार्मूला मैं आपको पहले सदिश से बता चुका हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर एक फोर्स मेरे पास बल इधर है और एक बल कहाँ है इधर है और इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, थीटा है, ठीक है ना। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, दो सदिशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, जैसे मान लीजिए एक सदिश मेरे पास इधर है F1 है और एक किधर इधर F2 है ना, और इनके बीच में लगने वाला कोण दोनों कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, और ये बिंदु क्या हो गया मेरे पास, O हो गया। तो इनके बीच में जो नेट बल आता है नेट, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, F1 F2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में लगने वाला परिणामी बल है। अब इनके बीच में थीटा 90 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, और F1 और F2 का मान दिया तो वैल्यू यहाँ पर रखूँगा मैं F1 F2 की और थीटा का मान रखूँगा और परिणामी बल में निकाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, फटाफट से देख लेते हैं। तो ये चीज़ और इनके बीच में लगने वाला जो परिणामी कोण आएगा, ये कोण भी मैं सदिश में बहुत समझा चुका हूँ बड़े अच्छे से कि इसके साथ क्या कोण बनाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ बात करते हैं नीचे, अगर दोनों के बीच में कोण, ये चारों कंडीशन दे रखी है, आपको याद रखना है। फॉर्मूले में आप जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना एफ नेट का, √F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और उसको पूरा सॉल्व करिए। तो यहाँ तो अभी मैं आपको डायरेक्टली क्या करूँगा, वैल्यूज़ बताऊंगा क्या वैल्यूज़ है, पर आप फार्मूले को रखिएगा और उसको सॉल्व करके देखिए क्या वाकई में वो वैल्यू आ रही है क्या। जैसे मान लीजिए एक बल मेरे पास F इधर लग रहा है और एक बल F इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोण कितना भाई, 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना दे रखा भाई, 90 डिग्री। तो जो फार्मूला था ना उसमें अगर ये दोनों के मान रखूँगा तो F नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, √2F। अगर दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √3F। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो दोनों बल है उन दोनों का परिमाण सेम है, परिमाण क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पर भी F है और यहाँ पर भी क्या है, F है। वैसे ये तीसरी कंडीशन, तीसरे वाले में थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, तो ये भी F और F ही है, तो कितना होगा, ये उसका परिमाण आ जाएगा। अगर दोनों के बीच में कोण कितना आ गया, थीटा बराबर ये 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 120 डिग्री में बल कितना हो जाएगा, F नेट F के बराबर हो जाएगा, और दोनों एक ही दिशा में आ गया, मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, या तो 0 हो जाए या फिर थीटा बराबर कितना हो जाए 180 हो जाए। तो उस कंडीशन में भी दोनों में बल की वैल्यू आप याद रखिएगा। अगर ये दोनों एक ही दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर F नेट कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर F नेट आ जाएगा 2F आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर F नेट क्या आ जाएगा, अब एक बल इधर जा रहा है और एक बल इधर जा रहा है, परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर F नेट आ जाएगा कितना, 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशन है, चारों से पांचों कंडीशन है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बल का परिमाण होगा तो क्या हमारे पास उसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, मतलब क्या परिणामी बल आएगा, F नेट कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पर। चलिए मात्रा के विमाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर ये बल की बात हो गई, ठीक है। तो बस यहाँ पर अपना इतना ही रहेगा इस वाले आर्टिकल के अंदर, जिसमें मैंने किसकी बात कर ली, विद्युत बल के बारे में बात कर ली, जहाँ कूलाम के नियम के बारे में सारी स्टडी हमने यहाँ पर कर ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि यहाँ पर हिंदी मीडियम से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के प्लस 11th 12th लेवल के जो वीडियोज़ है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।